वेक्टर्स के लिए वेक्टर्स को और बेहतर समझना है तो आपको करना क्या होगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर है, एक स्पेशल टाइप की यूनिट वेक्टर है और इसीलिए हम लोग करते हैं क्या है, इन पे कैप लगाते हैं। चलिए स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म अचीवर्स बायोलॉजी क्लासेज में। और आज हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स को शुरू करेंगे और कोड कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करेंगे। जितने भी बच्चे हैं उनको स्ट्रांगली रिकमेंडेड किया जाता है कि कोड कॉन्सेप्ट के क्लास को जरूर करेंगे और सीबीएसई के बच्चों के लिए तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं बल्कि कॉन्सेप्ट बेस्ड के क्वेश्चन होते हैं। अगर किसी भी बुक से अगर सीबीएसई का बच्चा चाहे कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो ये ऐसा नहीं होता है, तो उनको कॉन्सेप्ट क्लास जरूर करना होता है। तो चलिए आज शुरू करेंगे हम लोग वेक्टर्स को और एकदम बेसिक से शुरू करेंगे कि वेक्टर्स क्या होता है और उसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सबको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोगों के पास टॉपिक है कि वेक्टर्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वेक्टर्स, तो वेक्टर क्या है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं। वेक्टर्स क्या होते हैं, तो इस एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, अगर इनका डिफिनीशन आप लिखने चाहो तो इस टाइप से लिख सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी having both magnitude and direction। अब आप सोच रहे हो कि सर मैग्नीट्यूड क्या होता है। एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो हिंदी में लिखना चाहते हैं और लिख सकते हैं, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो वेक्टर्स कहलाते हैं। अब आप सोच रहे हो कि सर मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो देखिए मैग्नीट्यूड मतलब कोई अमाउंट, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कोई अमाउंट। ये जो मैग्नीट्यूड का मतलब है अमाउंट, ठीक है। अभी मैथ में हम लोग लेंथ के लिए यूजुअली यूज करेंगे किसी चीज की लंबाई, वेक्टर का लेंथ, ठीक है। अमाउंट जिसको आप कोई नंबर और उसके साथ एक यूनिट लगा के करते हो, नंबर प्लस यूनिट, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ पे यूजुअली हम लोग लेंथ के लिए इसका यूज करेंगे। और डायरेक्शन, डायरेक्शन दिखाने के लिए आप बचपन से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये सब यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री जो एंगल होता है वो डायरेक्शन दिखाया करेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप की चीजें करेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यूजुअली एंगल थीटा क्या दिखाया करेगा, डायरेक्शन दिखाया करेगा। तो वेक्टर के बारे में भी एक बार जानिए कि वेक्टर क्या होता है। एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो यूजुअली वेक्टर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोई अल्फाबेट के ऊपर एरो लगा के रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे एक आर है, इसके ऊपर एरो लगा दिए, ये आर वेक्टर बन गया, ठीक है। और अगर ये वेक्टर आर है तो इसमें दोनों ही बातें पुनः होगी कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। अब यहाँ पे कहोगे कि सर ये क्या लिख दिया आप, तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है तो वेक्टर के ऊपर मॉडुलस लगा दीजिए, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो वो अल्फाबेट के ऊपर एक कैप लगा दीजिए, उसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मॉडुलस जो होता है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नीट्यूड को। और ये जो कैप ऊपर लगाओगे ये इनके डायरेक्शन को या यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन या फिर यूनिट वेक्टर के लिए ये आता है। दोनों ही चीज ध्यान से समझ लीजिए कि ये मॉडुलस मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए आता है और ये कैप डायरेक्शन को दिखाने के लिए आता है। जब आप अपना बुक पलटिएगा, कई सारा फिजिक्स का बुक, तो वहां वेक्टर को केवल बोल्ड टाइप कर देता है। अगर कोई अल्फाबेट है, अगर उसने ए को बोल्ड टाइप कर दिया है इस टाइप से, ए को अगर बोल्ड टाइप कर दे तो आप समझ जाना कि वो वेक्टर है, ठीक है। लेकिन हम लोग को अगर ए वेक्टर लिखना होगा तो ए के ऊपर एरो बनाएंगे जिससे पता चलेगा ए वेक्टर है। हम लोग बोल्ड टाइप नहीं करेंगे। और बुक्स में जो आप देखते हैं वहां पे केवल ए लिखा रहे तो मैग्नीट्यूड की बात करेगा, लेकिन हम लोग कैसे बात करेंगे, वेक्टर के बाद ये मॉडुलस लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड की चर्चा होगी।
तो ये कुल मिला के वेक्टर्स के बारे में है, वेक्टर, मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन। थोड़ा और विस्तृत रूप से इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये क्या है। चलिए, वेक्टर्स के लिए, वेक्टर्स को और बेहतर समझना है तो आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले इस चीज को देखिए, यहां पे मैंने क्या बनाया, ये ओरिजिन है, यहां पे हम एक्स एक्सिस लेंगे, यहां पे वाई एक्सिस, यहां पे हम जेड एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब हम करने क्या जा रहे हैं कि एक पॉइंट मार्क करने जा रहे हैं, एक्स पे भी, वाई पे भी और जेड पे भी, कुछ इस प्रकार। जैसे यहां पे हम एक पॉइंट लेते हैं ए, विजिबल होगा, यहां पे बी, यहां पे ये सी, और ये पॉइंट ओ ए, ओ बी और ओ सी हम इस प्रकार मार्क किए हुए हैं कि इनका लेंथ एक यूनिट है। मतलब ओ ए का जो लेंथ की बात करोगे ये एक यूनिट है। एक यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं, 1 मीटर ले सकते हो, 1 किलोमीटर ले सकते हो, अपने सुविधा के हिसाब से। ओबी भी 1 यूनिट लिया गया है और ओसी भी 1 यूनिट लिया गया है, ठीक है। ओए को भी 1 यूनिट, ओबी को भी 1 यूनिट और ओसी को भी 1 यूनिट। अब आप ओ से ए को ज्वाइन कीजिए, ओ से ए को ज्वाइन कीजिए, आपको एक वेक्टर मिलेगा, ओ ए वेक्टर। ओ से बी को ज्वाइन करोगे आपको एक वेक्टर मिलेगा, ओ बी वेक्टर, और ओ से सी को ज्वाइन कीजिएगा, ओ सी वेक्टर। ध्यान रहे यहाँ पे ओ ए एक वेक्टर मिला ओ से ए को ज्वाइन करते हुए, ओ बी भी एक वेक्टर मिला ओ से बी को ज्वाइन करते हुए, ओ से सी को ज्वाइन करते हुए भी हमें एक वेक्टर मिला जो कि ओ सी वेक्टर है। क्योंकि ओ ए वेक्टर का डायरेक्शन आप देखोगे, ओ ए वेक्टर किस डायरेक्शन में है तो आप बोलोगे एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट लेंथ के वेक्टर को आई कैप बोला जाता है। इस चीज को समझ लीजिए, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट लेंथ के वेक्टर को आप क्या बोलोगे, आई कैप बोलोगे, ठीक है। उसके बाद वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट लेंथ के वेक्टर को जे कैप बोलेंगे, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट लेंथ के वेक्टर को के कैप बोलेंगे। बात समझ में आ गया होगा कि कोई वेक्टर हो यूनिट लेंथ का, अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है, जिसका डायरेक्शन केवल एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है तो आई कैप होगा। वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को जे कैप बोलते हैं, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को क्या बोलेंगे, के कैप बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे। आई कैप क्या होता है, एक यूनिट वेक्टर होता है। आई कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, जैसा कि हम लोगों ने पहले लिया था। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की दिशा में हिंदी वाले लोग लगा लेंगे एक्स एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर ना। जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। चलिए, तो ये थोड़ा सा हम लोग को आई कैप, जे कैप और के कैप के बारे में जानकारी मिली। अब हम लोग देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए आपको करना क्या होगा, एक बार फिर से हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाते हैं। हम कोई भी पॉइंट यहां पे ले लेंगे P, जिसका कोऑर्डिनेट ABC ले लेते हैं। स्पेस में कोई भी पॉइंट रहे अगर P, जिसका कोऑर्डिनेट आप A, B और C लो। अब आप ओरिजिन से इनको ज्वाइन कर दो, ओरिजिन से क्या करो, इनको ज्वाइन कर दो। ओरिजिन से हमने P को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया कौन सा वेक्टर, OP वेक्टर। यहां हम x एक्सिस लिया करेंगे अक्सर ही, यहाँ y और यहाँ z। इसका आप आदत बना लीजिए कि x अब यहां हम लिया करेंगे, y यहां और z यहां। तो एक वेक्टर आप देख पा रहे हैं, कौन सा वेक्टर है, ये OP वेक्टर है, ठीक है। कौन सा वेक्टर है, OP वेक्टर बना, और OP वेक्टर ही को पोजीशन वेक्टर ऑफ P बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। और ये कितना हो जाएगा, तो आप कुछ नहीं कीजिए, ए बी सी में आई जे और के लगा दीजिए। ए एक्स एक्सिस के अलोंग होता है, बी वाई एक्सिस के अलोंग, और सी जेड एक्सिस के अलोंग। तो आप ये लगा दीजिए, ए आई प्लस बी जे प्लस सी।
समझ में आ गया बात है कि किसी भी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर निकालना है तो आपको P का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। अगर P का कोऑर्डिनेट A B C है तो AI प्लस BJ प्लस CK क्या हो जाएगा, उस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, जिसको हम कहते हैं OP वेक्टर। ठीक इसी प्रकार अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता रहे, कोई पॉइंट A रहे स्पेस में और इसका कोऑर्डिनेट 2 3 4 रहे या 2 -3 और 4 रहे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A, P भी लिखा करेंगे हम पोजीशन वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A दैट इज OA वेक्टर। समझ में आया? किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तभी प्राप्त होता है जब आप उसको ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं। तो दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ A का मतलब हो जाएगा OA वेक्टर, और OA वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इनमें IJ K लगा दीजिए, 2I - 3J प्लस 4K। समझ में आया बात है? अगर कोई पॉइंट P रहे जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता रहे, P का कोऑर्डिनेट आ गया 3 0 और -6, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या हो जाएगा, दैट इज OP वेक्टर इक्वल टू 3I, आप यहां से प्लस 0J -6K। आगे चल के हम 0J लिखना छोड़ देंगे, ठीक है, केवल 3I - 6K इसको लिखेंगे। तो यहां से आप पोजीशन वेक्टर को समझे, और एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को जे कैप कहते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को के कैप कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप इतना समझ लिए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन को निकालना हम लोग सीखेंगे कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर आपको पहले से कोई वेक्टर दे दिया जाए, जैसे एक वेक्टर दे देते हैं, लेट आर वेक्टर इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK। ठीक है, एक वेक्टर दे दिया गया है आर वेक्टर, जो कि क्या है, AI प्लस BJ प्लस CK। तो IJ K के पहले जो नंबर है, IJ K के पहले जो नंबर है, यही इसका डायरेक्शन रेशियो होता है। IJ K के पहले जो नंबर्स देख रहे हैं AB से, एक एग्जांपल भी यहां ले लेते हैं, इधर एग्जांपल ऐसा ले लिए, आर वेक्टर इक्वल टू कुछ भी 3I माइनस 4J प्लस 5K। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, हिंदी वाले लोग इसको कहते हैं दिक् अनुपात, लिख देते हैं। ठीक है, दिक् अनुपात पूरा नाम है डायरेक्शन रेशियो। हालांकि हम हमेशा ही dr लिखा करेंगे, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा और समझ जाइए कि जहां भी हम dr लिख रहे हैं मतलब डायरेक्शन रेशियो लिखना चाहते हैं, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, IJ K के पहले जो नंबर है A, B और C, इसी को कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, एक्चुअली में ये किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हो सकता है, जिसे आप ओरिजिन से ज्वाइन करके OA वेक्टर या OB वेक्टर बनाए हुए हो। तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो इसका आप समझ गए होंगे कि क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो 3 -4 और 5 आ जाएगा। समझ में आ गया बात है कि जो ये R वेक्टर है, इसका डायरेक्शन रेशियो आपको निकल गया 3 -4 और 5। और दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, ये डायरेक्शन रेशियो की बातें हो गई। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले मॉडुलस में आर वेक्टर का मॉडुलस इक्वल टू अंडर रूट। मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को पहले इस टाइप से आप रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और ये जो IJ K के पहले जो नंबर्स है AB से, इनके स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू √3 का स्क्वायर
प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 9, -4 का स्क्वायर 16 और प्लस 25, कुल मिला के कितना 25 और 25 50, मतलब कि 2 गुना 25, 50 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुना 25, 25 का रूट होता है 5, तो ये आ गया 5 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, इसके पीछे भी क्या रीजन है। तो चलिए थोड़ा सा आपको ये समझा देते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे क्यों निकालते हैं। ठीक है, कि आप मान लीजिए कि आपके पास कोई पॉइंट हो यहाँ पे A और जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और एक पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 है। तो बचपन में जो 10th में आप एक डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रखे थे ना, डिस्टेंस फार्मूला से आप इन दोनों के बीच की दूरी AB आसानी से निकाल पाते थे √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अगर 10th में आपने 2D पढ़ा होगा तो केवल यहां तक ही होगा, और ये 3D है तो z2 - z1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया बात है? तो अभी आप कहोगे कि सर हाँ ये तो हमको आता है, तो यही चीज यहां थी। आप चेक करो कि क्या है यहाँ पे वेक्टर दिया गया है ai + bj + ck। इसका मतलब ये था कि स्पेस में कोई पॉइंट आपका रहा होगा abc, और इसको आपने कहां से ज्वाइन किया है ओरिजिन से। यही आपका OA वेक्टर = R वेक्टर है। तो आपने OA वेक्टर बना दिया, OA वेक्टर = क्या बना दिया ai + bj + ck। समझ में आया? और अब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आप सबको पहले से पता होता है, क्या होता है 0 0 और 0। समझ में आया? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 और 0। तो अब अगर यहां से बात करोगे, डिस्टेंस फार्मूला यहां से लगाओ, OA का मैग्नीट्यूड D = क्या OA का मैग्नीट्यूड, ये दूरी हम निकालना चाहते हैं O से A का, तो डिस्टेंस फार्मूला आप लगा दीजिए। क्या आएगा A - 0 का होल स्क्वायर प्लस B - 0 का होल स्क्वायर प्लस C - 0 का होल स्क्वायर। ये बात आप समझ चुके होंगे। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा √a² + b² + c²। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि मैग्नीट्यूड हम लोग ऐसे क्यों निकालते हैं। बस ये ना भी पता रहे तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इनको किसी को जानना हो कि सर मैग्नीट्यूड ऐसे ही क्यों निकालते हैं, तो ये रीजन है उसका। चलिए, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या कीजिए, i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। वेक्टर के पहले जो i j k के पहले जो नंबर होते हैं उनको कंपोनेंट कहते हैं। ये वेक्टर कंपोनेंट ai bj और ck को वेक्टर कंपोनेंट कहेंगे, और a b c को स्केलर कंपोनेंट भी आप कह सकते हैं। इसको भी हम कहीं लिख देते हैं कि अगर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो ai + bj + ck से, तो कभी आपको जरूरत पड़े तो वेक्टर कंपोनेंट इसका क्या होगा ai bj और ck, ये वेक्टर कंपोनेंट कहलाते हैं। और इसके स्केलर कंपोनेंट की बात करोगे तो केवल abc जो डायरेक्शन रेशियो है और इसके स्केलर कंपोनेंट कहलाएंगे। और मैग्नीट्यूड आप ऐसे निकालोगे √a² + b² + c² से। चलिए अब डायरेक्शन कोसाइन की जरा सा चर्चा कर ले कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। ध्यान रखें कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है उसका भी चर्चा हम थोड़ा देर में करेंगे, लेकिन कैसे निकालते हैं, जब आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लो और मैग्नीट्यूड निकाल लो तो डायरेक्शन कोसाइन देखिए कैसे निकल जाएगा आपका। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो आपने डायरेक्शन रेशियो निकाला है और मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन रेशियो को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। डायरेक्शन रेशियो को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, तो जो आपने डायरेक्शन रेशियो निकाला था, डायरेक्शन रेशियो को क्या करना है मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। ये काम करोगे तो आपका डायरेक्शन कोसाइन निकल जाएगा। मतलब कि यहां पे जो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा r वेक्टर का, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ r वेक्टर इक्वल टू
3/5√2, उसके बाद -4/5√2 और फिर 5/5। ठीक है, तो डायरेक्शन को साइन निकालने के लिए आपको डायरेक्शन रेशियो की भी आवश्यकता है, मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो को जैसे ही आप डिवाइड करते हैं किससे, मैग्नीट्यूड से, आपका निकल जाता है डायरेक्शन कोसाइन। अब ये बात अलग है कि सर डायरेक्शन कोसाइन क्या है, इसे क्यों निकाले हैं, तो इसका भी चर्चा हम लोग थोड़ा देर में करेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, इसको निकाल के हमें मिलता क्या है, लेकिन निकालने का तरीका आपका यही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। देखिए यूनिट वेक्टर नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। वेक्टर हैविंग इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही होगा। दैट इज अगर किसी वेक्टर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है देन ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, और जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो आप उसे इस टाइप से दिखा सकते हैं, ए के ऊपर कैप लगा के भी आप दिखा सकते हैं। ए के ऊपर क्या लगा दीजिए, कैप लगा दीजिए। ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ए कैप जो होगा किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ए कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए कैप रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर। इस चीज को ध्यान से रखिए कि जब भी किसी वेक्टर पे आप मैथ्स बना रहे हो, कहीं पे कैप लगा दिया गया हो, ए कैप, आर कैप, आर कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर होगा ही होगा इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। उसी तरह ए कैप भी क्या था, यूनिट वेक्टर था, किसके डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ए कैप का डायरेक्शन जो होता है ए वेक्टर के डायरेक्शन में होगा। आर कैप का डायरेक्शन क्या होगा, आर वेक्टर का डायरेक्शन में होगा। क्योंकि ये सब वेक्टर ही है, ए कैप, आर कैप, ये सब वेक्टर ही है, बस यूनिट वेक्टर है, एक स्पेशल टाइप की यूनिट वेक्टर है। और इसीलिए हम लोग करते क्या है, इन पे कैप लगाते हैं। स्पेशल वेक्टर, स्पेशल नोटेशन, बस। अब थोड़ा सा और देखते हैं। हम लोग वेक्टर के डिफिनीशन में जब जाओगे, शुरू में पढ़े थे कि आर वेक्टर होगा तो आर का मैग्नीट्यूड और इसमें इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब यहां से आर कैप को निकालो तो आर कैप यहां से आपका क्या आ जाएगा, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन ढूंढना हो, किसी भी वेक्टर का क्या ढूंढना हो, डायरेक्शन ढूंढना हो, तो वेक्टर को डिवाइड कर दीजिए किससे, मैग्नीट्यूड से। ठीक है, वेक्टर का जब डायरेक्शन ढूंढना हो, आर कैप जिसको बोलेंगे, तो वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। समझ में आ गया होगा कि किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, वेक्टर को डिवाइड कर दोगे उसके मैग्नीट्यूड से। ठीक है, तो आर कैप का बेसिकली काम क्या है, वेक्टर का डायरेक्शन दिखाना। ठीक है, और कैसे निकालेंगे, आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। चलिए, ये यूनिट वेक्टर का कहानी था। नेक्स्ट, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है। ध्यान दीजिए, दो कंफ्यूजिंग पॉइंट होते हैं, एक को कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स और एक को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ध्यान दीजिए, पैरेलल वेक्टर का ही दूसरा नाम है कोलिनियर वेक्टर्स, और इसके जस्ट बाद हम एक और टॉपिक चर्चा करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स का। तो कोलिनियर वेक्टर और कोलिनियर पॉइंट्स को कई सारे स्टूडेंट एक ही समझ लेते हैं, दोनों में डिफरेंस है। तो देखते हैं कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है और कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। देखिए,
वेक्टर चैप्टर में जब भी कोलिनियर वेक्टर की बात होगी तो कुछ नहीं, नथिंग बट दे आर पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब कि अगर दो वेक्टर जो कि पैरेलल है, जैसे ये सब वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर हो जाएंगे। कुछ नहीं, डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, बस ये पैरेलल होने चाहिए। ध्यान रहे कि अगर वेक्टर्स कोलिनियर है, ये सब कोलिनियर वेक्टर के एग्जांपल में आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या आ जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स मींस पैरेलल वेक्टर्स। अब जैसे हम आपको कोई एक वेक्टर दे दे, मान लेते हैं कि हमने a वेक्टर इक्वल टू 2y + 3j + 4k दे दिया और कहेंगे कि इसके पैरेलल आपको 1 2 3 वेक्टर निकालना है। कुछ मत कीजिए, a वेक्टर को किसी नंबर से गुना कर दीजिए, किसी भी नंबर से आप गुना कर सकते हैं। तो जो नया वेक्टर मिलेगा, जैसे b वेक्टर इक्वल टू, हम मान लेते हैं कोई नंबर लेम्डा से गुना कर देते हैं, लेम्डा कोई कांस्टेंट होगा, लेट b वेक्टर इक्वल टू लेम्डा टाइम्स a वेक्टर। लेम्डा की जगह कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं, लेम्डा इज एनी स्केलर। स्केलर मींस वही कांस्टेंट। अब ये मत कहना कि सर बड़ा भारी भारी वर्ड का यूज करते हैं, ये मतलब कि वेक्टर में कांस्टेंट के लिए स्केलर ही यूज किया जाता है, इसलिए। ठीक है, लैम्डा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो सो अब कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई ऐसे बना ले b वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स a वेक्टर, दैट इज 2 टाइम्स a वेक्टर की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, 4i प्लस 6j प्लस 8। अच्छा हाँ, ये भी देख लीजिएगा कि ये वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये कहलाता है वेक्टर का स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि किसी नंबर से किसी वेक्टर को गुना करना, किसी नंबर से किसी वेक्टर को गुना करना। जब भी आप ऐसा करते हैं तो वेक्टर के जितने भी वेक्टर से पहले i j k के पहले जितने नंबर थे उनको गुना कर दीजिएगा। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया वेक्टर्स का। ठीक है, तो अब देखते हैं कोलिनियर पॉइंट्स को। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है, तो जैसा कि आप शुरू से ही ये जानते होंगे कि किसी स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सब कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। ये ए बी सी डी, अपने सुविधा के हिसाब से हमने 4 पॉइंट्स ही लिया है, एक्चुअली में एक स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पे ए बी सी डी कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब अगर 3 पॉइंट आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इन्हें कोलिनियर प्रूफ करो, 3 पॉइंट आपको दे दिया जाता है वेक्टर चैप्टर में और कहता है कि आप इन्हें क्या प्रूफ कर दो, कोलिनियर प्रूफ कर दो। तो इनके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले ए बी वेक्टर बनाना होगा और फिर बी सी वेक्टर बनाना होगा। 2 वेक्टर आपको बनाना होगा, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर। अब हम आपको बताते हैं कि ए बी वेक्टर आप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि पॉइंट, यहां देखते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ए से बी को ज्वाइन कीजिए, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए जाएंगे x1 y1 z1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। ध्यान दीजिए ए बी वेक्टर हम लोग कैसे बना सकते हैं। ए बी वेक्टर बनाने के लिए आपको करना क्या है, ये बी वेक्टर के कोऑर्डिनेट से ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान से देखते जाइए, b के कोऑर्डिनेट से a के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करते हुए उसमें i j के लगाते जाना है। ये ऐसा कुछ दिखेगा, x2 माइनस x1 इसके साथ i कैप प्लस y2 माइनस y1 इसके साथ j कैप प्लस z2 माइनस z1 इसके साथ k कैप। बात समझ में आया क्या कर रहे हैं कि अगर आपको ए बी वेक्टर बनाना है तो आपको ए और बी कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं। आपको करना क्या होता है, ए बी वेक्टर बनाने के लिए
आपको बाद वाले में से, ध्यान दीजिए, बी के कोऑर्डिनेट में से आप देखोगे कि हर जगह बी का कोऑर्डिनेट पहले है और ए का कोऑर्डिनेट बाद में है, तो बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट को घटाते हुए आप उसमें आई जे के लगा दीजिएगा, आपको ये वेक्टर ए बी वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, सबसे पहले ए बी वेक्टर बना लेना होता है। पहले आप ए बी वेक्टर कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, उसके बाद आप बी सी वेक्टर कंस्ट्रक्ट कीजिएगा। ठीक है, पहला काम है ए बी वेक्टर बनाना, दूसरा काम है बी सी वेक्टर बनाना, और उसके बाद आपको करना क्या होता है, दोनों का डायरेक्शन रेशियो चेक कीजिएगा। अगर इनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो गए, ध्यान है कि दो वेक्टर कोलिनियर कहलाने के लिए दो कंडीशन आप दिखा सकते हैं। दो वेक्टर को कोलिनियर दिखाना है तो दो कंडीशन अभी आप दिखा सकते हो कि वेक्टर्स कोलिनियर हो जाएंगे। कंडीशन क्या क्या है यहां पे देख लेते हैं पहले, कोलिनियर वेक्टर्स के कंडीशन। अगर एक वेक्टर R1 है जो कि कुछ इस टाइप से है, A1I प्लस B1J प्लस C1K, और दूसरा वेक्टर है मेरा R2 कुछ इस टाइप से A2I प्लस B2J प्लस C2, देन R1 वेक्टर विल बी कोलिनियर। कोलिनियर का साइन पैरेलल ही होता है। R1 वेक्टर विल बी कोलिनियर टू R2 वेक्टर if their direction ratios are proportional, A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2। अगर ये वाली बात आ जाए A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2, तब ये कोलिनियर हो जाएंगे। समझ में आया बात है? या फिर एक और काम कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ आ गया R1 वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स R2 वेक्टर, तो भी वेक्टर कोलिनियर हो जाता है। दो वेक्टर को कोलिनियर दिखाने का दो तरीका है, या तो उनके डायरेक्शन रेशियो को प्रोपोर्शनल दिखाइए, या फिर R1 वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स R2 वेक्टर। तो पॉइंट्स को लीनियर दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा कि तीन पॉइंट्स को कोलिनियर दिखाना है। तो सबसे पहले आप ए बी वेक्टर बनाइए। ए बी वेक्टर अभी जस्ट बताए थे, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। वैसे करके दोनों वेक्टर बना लीजिए और ये टेस्ट कर लीजिए, ये दोनों वेक्टर इफ ए बी वेक्टर विल बी कोलिनियर टू बी सी वेक्टर, देन points A, B, C will be equal। देखिए ये क्या बात है कि दो वेक्टर कोलिनियर मतलब इस बात की गारंटी है कि वो पैरेलल है। दो वेक्टर कोलिनियर मतलब कि इस बात की गारंटी है कि वो पैरेलल है, और यहां पे देखेंगे कि दोनों में एक पॉइंट B कॉमन भी है। तो दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल भी हो और उसमें पॉइंट कॉमन भी हो, ये संभव नहीं है। दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल भी हो और उसमें पॉइंट कॉमन भी हो, वो संभव नहीं है। इसलिए अगर यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है, तो ये ABC क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। तो नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना है, पहले AB वेक्टर निकाल लेना है, फिर BC वेक्टर निकाल लेना है, फिर कोलिनियरिटी का टेस्ट कर लेना है। अगर वेक्टर्स कोलिनियर हो गए तो पॉइंट्स भी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो ये कोलिनियर वेक्टर और कोलिनियर पॉइंट का कंसेप्ट था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है, जैसे आपको कोई पॉइंट है A और B, एक पॉइंट A होगा जिसका पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी A वेक्टर आपको गिवन होगा, दूसरा पॉइंट होगा B, इसका पोजीशन वेक्टर B आपको दिया होगा। पोजीशन वेक्टर आपको बता चुके हैं कि जब भी किसी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं तो एक वेक्टर मिलता है जिसको आप पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं, और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन होगा, और इस लाइन पे कहीं भी आप एक पॉइंट ले सकते हैं P। इस पे आप कहीं भी एक पॉइंट क्या ले सकते हैं, P। ठीक है, इसी P का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना होता है। ध्यान दीजिए क्या होता है, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर दिया होता है, पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर दिया होता है, इस स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट होता है P जिसका पोजीशन वेक्टर हमको निकालना होता है। बस एक और बात दिया जाता है कि ये जो पॉइंट P है, इसने ये जो लाइन AB है इसको m/n में डिवाइड किया। पूरा क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझ लेते हैं कि होता क्या है। दो पॉइंट्स दिए जाते हैं जहां की यहाँ पे A और B दिए गए हैं, इनके पोजीशन वेक्टर्स A वेक्टर और B वेक्टर भी दे दिए जाते हैं।
इन पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कोई लाइन होता है, उस पे एक पॉइंट क्या दे दिया जाता है, P दे दिया जाता है, और कहा जाता है कि AP ने AB को m/n में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो पॉइंट P का आपको क्या निकालना है, पॉइंट P का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है। पॉइंट P का क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर, दैट इज OP वेक्टर। तो आप एक काम कीजिएगा, A के जस्ट करीब में M लगाइएगा और B के करीब में N लगाइएगा। ठीक है, A के करीब में M लगाइएगा और B के करीब में N लगाइएगा। देन OP वेक्टर जो आपका हो जाता है, देन OP वेक्टर इक्वल टू, जो कि हम लोग को निकालना है, M से दूर वाले के पोजीशन वेक्टर को गुना कीजिएगा। इसीलिए कहे थे कि A और B के करीब लगाइएगा, तो M से दूर वाले को गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा MB वेक्टर। N से इसके दूर वाले पोजीशन वेक्टर को गुना कीजिए, प्लस Na वेक्टर बाई M प्लस N। समझ रहा है? इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि M और N को A और B के क्लोज ही लिखिएगा, आपको ज्यादा फायदा करेगा, समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो जस्ट यहां पे प्रूफ कर देते हैं हम इसको, कि गिवन है आपको AP वेक्टर बाय PB, सॉरी AP बाय PB AP बाई PB इक्वल टू M बाई N। ठीक है, AP बाई PB क्या दे दिया गया है, M बाई N आपको दे दिया गया है ना। तो यहां से क्रॉस गुना कर लीजिए, N टाइम्स AP इक्वल टू M टाइम्स PB भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से N टाइम्स AP वेक्टर के फॉर्म में लिख लीजिए, दोनों तरफ वेक्टर लगा देते हैं। चलिए, अब AP वेक्टर का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिए। AP वेक्टर का मतलब आगे हम आपको बताएंगे, जस्ट थोड़ा वेट कर लीजिए। AP वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इस चीज को थोड़ा देर में हम डिस्कस कर देते हैं। अगर AB वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, ठीक है, दैट इज, इसको आप कह सकते हैं OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। इस चीज को थोड़ा देर के लिए भी एडजस्ट कीजिए, इसके बाद हम इसको प्रूव करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो AB वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर इक्वल टू M टाइम्स PB वेक्टर को ठीक इसी फॉर्म में लिख लीजिए, बाद वाले के पोजीशन वेक्टर OB वेक्टर माइनस OP वेक्टर। ठीक है, अब क्या करो, आप इनको गुना कीजिए, N टाइम्स OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OA वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यही आपका OA वेक्टर है और ये आपका OB वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर ऑफ B को ही क्या बोलते हैं, OA वेक्टर। तो यहां पे OA वेक्टर के जगह पे आप लगा सकते हैं A वेक्टर इक्वल टू M टाइम्स OB वेक्टर मतलब B वेक्टर माइनस OB वेक्टर। ठीक, गुना करते हैं इन चीजों को, N टाइम्स OP वेक्टर माइनस N टाइम्स A वेक्टर इक्वल टू M टाइम्स B वेक्टर माइनस M टाइम्स OP वेक्टर। ठीक है, OP वेक्टर वाला सब एक तरफ कर लीजिए, तो ये आ जाएगा M टाइम्स OP वेक्टर प्लस N टाइम्स OP वेक्टर इक्वल टू MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर। अब यहां से OP वेक्टर आप कॉमन ले सकते हैं, दोनों में है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, M प्लस N इसके गुना में, जिसको दूसरे तरफ कर लीजिए, तो MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर बाई M प्लस। तो ये रहा सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। क्या होता है, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर बाई M प्लस N। तो इस चीज को आप याद रखिए, फिगर आप इस टाइप से ही बनाएंगे। और अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन हो जाए, ये इंटरनल डिवीजन है,
अगर ये पॉइंट पी ए बी के अंदर है तो कहलाता है इंटरनल डिवीजन, और अगर ये पॉइंट पी ए बी के बाहर है तो कहलाता है एक्सटर्नल डिवीजन। अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन के लिए चले, कुछ नहीं करना है, बीच में प्लस को रिप्लेस कर देना है माइनस से, ये आपका काम हो जाएगा। तो एक बार साफ सुथरा दोनों लिख देते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला आप याद रखो केवल। ये आपका इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया। एक्सटर्नल डिवीजन में आप क्या करोगे, कहीं से इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा इसको ही। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका, ओपी वेक्टर पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर इक्वल टू एमबी वेक्टर माइनस एनए वेक्टर बाई एम माइनस एन। ठीक है, ये याद रखिएगा इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन का। अच्छा, एक और इसी में बता देते हैं कि क्या होगा अगर पॉइंट पी मिड पॉइंट हो जाए। पॉइंट पी क्या अगर मिड पॉइंट हो जाए, ऑब्वियस सा बात है कि अगर पॉइंट पी मिड पॉइंट हो जाएगा तो एम और एन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। अगर ये बीच में आ जाए तो ये दोनों लेंथ आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और उस कंडीशन में एम और एन इक्वल हो जाएगा तो ये इक्वल होने के कारण आप एक बार में कैंसिल कर सकते हैं, मतलब एम भी 1 हो जाएगा और एन भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एम को भी रिप्लेस कर दो 1 से और एन को भी रिप्लेस कर दो 1 से। यहाँ इंटरनल का कंसेप्ट चलेगा क्योंकि ये चीजें अंदर ही होगी, लाइन के ए बी के अंदर ही होगा। तो जैसे ही आप इसको रिप्लेस कीजिएगा तो मिड पॉइंट के लिए आपका कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, मिड पॉइंट के लिए एम और एन रिप्लेस कर देना है 1 से, तो केवल आ गया बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बाई नीचे एम और एन 1 + 1 मिलके 2 हो जाएगा। तो ये रहा इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला, ये रहा इंटरनल डिवीजन के लिए, इंटरनल डिवीजन। ये रहा एक्सटर्नल डिवीजन। और ये मिड पॉइंट, तीनों ही याद रखिएगा, ये तीनों आपके काम का चीज है, तीनों ही याद रखिएगा। मिड पॉइंट ये है मिड पॉइंट। देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, इसको ध्यान दीजिए कि अगर आपका एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी वेक्टर, ध्यान दीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, यही बताता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको हम पहला वेक्टर बता देते हैं, इसको हम फर्स्ट वेक्टर बोलेंगे, ये आपको सेकंड वेक्टर बोलेंगे। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को समझने से पहले जरा सा हम हेड टेल वगैरह की चर्चा कर देते हैं कि क्या होता है। देखिए, एक अगर ये मेरा वेक्टर है तो इसका एक इनिशियल पॉइंट होगा जिसको प्रारंभिक बिंदु कहेंगे, इनिशियल पॉइंट जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ, ये इनिशियल पॉइंट है। हिंदी वाले लोग इसको प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं, प्रारंभिक बिंदु, ठीक है। और इसी को हम लोग वेक्टर में बोलेंगे टेल। ना तो हम इनिशियल पॉइंट बोलेंगे और ना ही प्रारंभिक बिंदु बोलेंगे, क्या बोला करेंगे, टेल। और जो इसका आखिरी पॉइंट होता है उस पे एक एरो लगा दिया जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं हेड, ठीक है। इसको टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, आखिरी बिंदु इसको कहते हैं, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, ठीक है, अंतिम बिंदु इसको, ठीक है। चलिए, अब जो आप यहाँ पे दो वेक्टर देख रहे हैं, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, तो ये देख रहे हैं ए वेक्टर का टेल है, ये क्या है, तो ए वेक्टर का टेल, ठीक है। यहाँ ए वेक्टर का हेड है और यहां पे ही जहां ए वेक्टर का हेड है वहां बी वेक्टर का टेल है। सही बात है ना, देख लो, जहां ए वेक्टर का हेड है वहां बी वेक्टर का टेल प्लेस किया गया है और ये बी वेक्टर का हेड है। तो इन दोनों को जोड़ने पे एक तीसरा वेक्टर आएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही कहता है कि दो वेक्टर को जोड़ने पे एक तीसरा वेक्टर आता है जो कि
टेल टू हेड जाना चाहिए, किसी एक वेक्टर के टेल से चालू होके दूसरे वेक्टर के हेड तक जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिए यहां जो ये एक वेक्टर के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा यही रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बात को ध्यान से समझ लीजिए कि दो वेक्टर को जब आप जोड़िएगा, दो वेक्टर को आप क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, तो एक तीसरा वेक्टर मिलता है जो कि टेल टू हेड जाता है। रिजल्टेंट हमेशा टेल टू हेड जाएगा, यही है कहां जाएगा, टेल टू हेड। इसको याद कर लो, बस यही याद रखना है। रिजल्टेंट जो होगा दो वेक्टर का जो जोड़ होगा वो कहां जाता है, टेल टू हेड जाता है। बस इसी को याद रखिएगा। यही ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है कि दो वेक्टर को जोड़ने पे एक तीसरा वेक्टर मिलता है जो कि एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक होता है। ठीक है, चलिए, हालांकि जो हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर, जो 12th में जो एक्सरसाइज में देखेंगे वो वेक्टर्स दिया जाता है कंपोनेंट के फॉर्म में, और दो वेक्टर को जोड़ने के लिए कहेगा तो सीधा जोड़ देना है। जैसे आपको बताते हैं कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू ऐसा दे दे 2i + 3j + 4k एंड बी वेक्टर इक्वल टू 3i - 6j + 2k, then a vector plus b vector equal to 5i, इसको जोड़िएगा तो -3j और इसको जोड़िएगा तो 6k हो जाएगा। तो दो वेक्टर्स को जब कंपोनेंट के फॉर्म में दिया रहे ना तो इतना कार्यक्रम नहीं करना है। जब वेक्टर्स कंपोनेंट, ये कहते हैं कि वेक्टर्स का कंपोनेंट फॉर्म है, तो जब वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया रहे तब तो सीधा जोड़ दो ना इनको, i कंपोनेंट को i के साथ, j कंपोनेंट को j के साथ और k कंपोनेंट को k के साथ। लेकिन जब वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में ना दे, ऐसे दे, तो आप इसको इस टाइप से रिजल्टेंट होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो इसका यूज हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करेंगे, क्योंकि ये कोर कांसेप्ट है। जब कंपोनेंट के फॉर्म में नहीं दिया रहे तो यही आपका सहारा होगा। और एक बात और, वेक्टर्स जो होते हैं ये शिफ्ट किए जा सकते हैं। शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि इसको पैरेलल इधर से उधर आप कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये देखो यहाँ पे एक वेक्टर a है और कहीं पे यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर b है। आप कहोगे सर इनको कैसे जोड़ा जाए, तो हम जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि इसी चीज को पैरेलल उठा के, ध्यान दीजिए, ये देखिए, इसको पैरेलल उठा के यहां रख दो, लो, यही हो गया b वेक्टर। पैरेलल उठा के देखिए, ऐसे ज्वाइन कर दिए, ठीक है। तो ये दो वेक्टर यहां से वहां आप ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, हाँ, दो वेक्टर के बीच में जब एंगल निकालना रहे, ध्यान दीजिए, दो वेक्टर के बीच में जब एंगल निकालना रहे तो एक बात आगे ध्यान रखिएगा कि या तो दोनों का टेल टू टेल ज्वाइनिंग होना चाहिए या दोनों का हेड टू हेड ज्वाइनिंग होना चाहिए। जैसे एक बात बता देते हैं कि मान लेते हैं ये आपका ए वेक्टर दे दिया गया है और ये आपका बी वेक्टर दे दिया गया है, ऐसा बी वेक्टर दे दिया और ये एंगल दे दिया 60 डिग्री का। तो भैया ऐसा नहीं है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ जो टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइनिंग नहीं है, तो इसको क्या करो, आगे की तरफ शिफ्ट कर दो। ए वेक्टर अपने पास और इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दीजिए यहाँ, ये हो गया मेरा बी वेक्टर। समझ में आया बात है? ये पहले ऐसा था तो ये एंगल 60 डिग्री का था, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन पे 180 बनता है तो 120 डिग्री। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि दो वेक्टर के बीच में जब एंगल हमको दिखाना रहेगा ना, तो या तो वेक्टर्स का टेल टू टेल ज्वाइनिंग या हेड टू हेड ज्वाइनिंग होना जरूरी है। उसी केस में आप एंगल को डिसाइड करेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता क्या है कि अगर दो वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स है, को इनिशियल वेक्टर्स मतलब जिनके इनिशियल पॉइंट एक पॉइंट हो, जिनका इनिशियल पॉइंट एक पॉइंट पे ही हो, ये वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर। ये ए वेक्टर ले लेते हैं, ये आपका बी वेक्टर। ध्यान दीजिए कि ये दोनों को इनिशियल वेक्टर हो गए। क्या हो गए? इसको कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। वैसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट पे हो, ठीक है। तो जब दो वेक्टर्स को इनिशियल पॉइंट हो तो इनका, जब दो वेक्टर को इनिशियल वेक्टर्स हो तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, तो आपको एक पैरेललोग्राम बना देना पड़ेगा। क्या बना देना पड़ेगा? पैरेललोग्राम। तो हम इससे एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज जिसको आप कहते हो। तो एक समांतर चतुर्भुज, ये
पैरेलल समझिएगा, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल ही है थोड़ा। ठीक है, चलिए पैरेलल ड्रॉ करेंगे जरा सा। ठीक, ये बी वेक्टर है तो इसके पैरेलल जो वेक्टर होगा ये भी बी वेक्टर ही हो जाएगा। ये भी बी वेक्टर ही हो जाएगा, और ये जो वेक्टर है इसके पैरेलल जो वेक्टर होगा इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में लोगे तो ये ए वेक्टर ही हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इनको जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप इनको जोड़ते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जस्ट हम लोग देखे थे। अच्छा, इस बी वेक्टर को हम थोड़ा अंदर लिख देते हैं, आगे कंफ्यूज करेगा हम लोगों को। बी वेक्टर को अंदर लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब इनका सम क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, तो एक तीसरा वेक्टर होगा जो कि कहां से जाएगा, ए से बी, टेल टू हेड। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए वेक्टर का टेल है, यहाँ पे बी वेक्टर का हेड है, तो ये रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का। अब हम जानना चाहते हैं कि ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या। ध्यान रहे कि जब पैरेललोग्राम लॉ कहता क्या है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो होता है ना, पैरेललोग्राम के डायगोनल के डायरेक्शन में होता है। और इस बार सीबीएसई ने ऐसा एक क्वेश्चन पूछा भी था, दो कोइनिशियल वेक्टर्स दिए थे और उनका रिजल्टेंट वेक्टर बोला था कि रिजल्टेंट वेक्टर पैरेललोग्राम में कहां होगा, तो डायगोनल के अलोंग होगा वो। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर और इनका जो ये डायगोनल है यही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड जरा निकालते हैं कि कितना होता है। एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इस वर्टेक्स से इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस वर्टेक्स से यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा फिगर गंदा हो रहा है, यहाँ पे अलग बना रहे हैं उसका। देखिए ये मेरा बी वेक्टर, ये वाला मेरा बी वेक्टर है, साफ सुथरा दिखा देते हैं, ये मेरा बी वेक्टर, और यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं P, यहाँ पे ले लेते हैं Q, यहाँ पे M, यहाँ पे A, यहाँ पे B। बस इनके वर्टेक्स का नेमिंग कर लिए। तो यहाँ है मेरा P है, ये पॉइंट मेरा M है और ये पॉइंट मेरा Q है। और इन वेक्टर A और B के बीच का एंगल आपको ये गिवन होता है थीटा। ए और बी के बीच का एंगल क्या दिया जाता है, थीटा। तो ये एंगल आपका भी हो जाएगा कितना, थीटा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये एंगल थीटा कैसे हो जाएगा। ये एंगल की बात करें कि ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जरा सा बता देते हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन हो, इसको कोई ट्रांसवर्सल क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं संगत कोण जिसको आप कहते हैं, और संगत कोण आपस में समान होते हैं। ध्यान रहे कि दो पैरेलल एंगल को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। यही संगत कोण समान होने के कारण ये थीटा हो गए। तो इसमें अगर आप cos थीटा निकालने जाओ तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस कौन है, QM, बाय हाइपोटेनस PQ का मैग्नीट्यूड, क्योंकि लेंथ लेना है तो PQ का मैग्नीट्यूड। तो यहां से cos थीटा इक्वल टू QM बटा PQ के मैग्नीट्यूड को थोड़ा देर के लिए B बोल देते हैं। तो यहां से आपको लेंथ QM निकल के आ जाएगा। QM इक्वल टू कितना हो जाएगा, B cos थीटा। ये लेंथ जो आपका QM है, ये वाला छोटा वाला लेंथ, ये निकल के आ गया कितना, B cos थीटा। और सिमिलरली इसी में आप साइन थीटा निकालो, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर PQ ले लो और हाइपोटेनस वही QP वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड लेना है आपको, तो ये B ले लेगा। तो यहां से आपको PM भी निकल जाएगा B साइन थीटा।
तो आपको ये निकल गया 20 साइन थीटा। ये क्या निकल गया 20 साइन थीटा। ठीक है, तो फाइनली आपके पास क्या आया, यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आपको हम पूरा बताते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये वाला आपको, ठीक है, जिसमें ये लेंथ आपका a प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा और ये वाला लेंथ आपका b साइन थीटा। ये वाला लेंथ कितना आया b साइन थीटा, ये एंगल आपका थीटा है और यही जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका हमको मैग्नीट्यूड जानना है। यही रिजल्टेंट वेक्टर का क्या जानना है, मैग्नीट्यूड। आप देख लो, पूरा फिगर दिखा देते हैं आपको। देखिए यही वो फिगर था, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है ये वाला। इसकी बात करें, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है आपका, ये 90 डिग्री है और यही आपका रिजल्टेंट है। समझ आया बात? तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल को हम यहाँ पे साफ सुथरा दिखा दिए। यहाँ पे देख लीजिए, ये लेंथ यहां से यहां तक मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए ले लेंगे और यहां से यहां तक b cos थीटा आया था, तो कुल मिला के a प्लस बी कॉस थीटा हो गया और ये हम लोग ये निकाल चुके हैं pm इक्वल टू b साइन थीटा। तो अब पाइथागोरस थ्योरम यहां पे यूज कर लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या हो जाता है, याद कीजिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो वही काम करेंगे, a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस b साइन, सॉरी ये b साइन थीटा आया होगा, साइन थीटा नहीं, ये आता आपको b साइन थीटा। क्या आएगा, b साइन थीटा। तो b साइन थीटा ठीक है प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू जो भी r का मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर। ठीक है, r के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से इसको जरा सिंपलीफाई कर लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर का स्क्वायर। इसको एक साथ करेंगे, ये दोनों से आप b स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, b स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ r वेक्टर का स्क्वायर। तो यहां से r वेक्टर का यहां से स्क्वायर हटाइए, सब पे रूट आ जाएगा। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जो हो जाता है, क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फिजिक्स वाले लोग इसका बहुत यूज करेंगे, मैथ में तो हम लोग फिर भी ना के बराबर यूज करेंगे, लेकिन फिजिक्स वाले लोग इसका बहुत यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ का। तो बस हम आपको यूं ही बता दिए कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ से आप क्या कर सकते हैं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, जहां पे r वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, आप देख सकते हैं रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अंतिम हम लोग का टॉपिक है आज का AB वेक्टर। अब AB वेक्टर क्यों उठा लिया टॉपिक लिया, तो AB वेक्टर हम लोग पोजीशन वेक्टर के सेंस में समझेंगे कि AB वेक्टर पोजीशन वेक्टर के थ्रू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान दीजिए कि अगर कोई पॉइंट यहाँ A है और कोई पॉइंट यहाँ पे मेरा B है, ध्यान दीजिए
कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या है बी है। तो जब भी आप ए से बी को ज्वाइन करोगे तो ए बी वेक्टर मिलेगा और बी से ए को ज्वाइन कीजिएगा तो बी ए वेक्टर मिलेगा। तो अभी हम ए से बी को ज्वाइन करेंगे, देखिए हमको मिल जाएगा ए बी वेक्टर। ए से किसको ज्वाइन करेंगे, बी से, तो हमको क्या मिलेगा, ये ए बी वेक्टर। अब आप कहोगे कि सर इसको पोजीशन वेक्टर के केस में कैसे यूज कर लेंगे, तो बस पोजीशन वेक्टर किसी भी वेक्टर का आपको बनाना है तो करना क्या होता है, इस पॉइंट को कनेक्ट कीजिए ओरिजिन से। तो ओरिजिन से ए को जैसे ही आपने ज्वाइन किया, यही ओ ए वेक्टर जो हो गया, ओ ए वेक्टर हो गया, जो कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, थोड़ा देर के लिए आप इसको ए वेक्टर एज्यूम कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। उसी तरीके से ओ से बी को आप ज्वाइन करो, आपको क्या मिलेगा, ओ बी वेक्टर, जो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है। हम लोग शॉर्ट में इसको बार बार ऐसा लिखा करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो ना कि यहाँ एक ट्रायंगल बना, आप देख पा रहे हो ना कि यहाँ एक ट्रायंगल बना, और जैसे ही ट्रायंगल बना तो आपको हम क्या बताते हैं कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि दो वेक्टर का सम एक तीसरा वेक्टर होता है जो कि टेल टू हेड जाता है ना, एक वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक जाता है। यहाँ तीन वेक्टर देखोगे, यहाँ के टेल टू हेड कौन गया है आप चेक करो, ये जो ओबी वेक्टर चेक करो, ओबी वेक्टर, ओबी वेक्टर के बारे में, ओबी वेक्टर देखिए ओ ए वेक्टर के टेल से चालू हुआ है और ए बी के हेड तक गया है। इसका मतलब है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन से, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग को एक बात मिल जाएगा, ये जो ओबी वेक्टर है ये रिजल्टेंट है किसका, तो ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। सही बात है कि ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन है, ओ बी वेक्टर। आपको क्या निकालना है, ए बी वेक्टर, तो आप इसको दूसरी तरफ कर लीजिए, ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, दैट इज ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या, तो ए बी वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको नोट कर लो, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। इसी तरीके से जब भी आपको पीक्यू वेक्टर बनाना हो तो पीक्यू वेक्टर को अक्सर हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ओक्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर। बाद वाले के पोजीशन वेक्टर में से आपको पहले वाले का पोजीशन वेक्टर घटाना है। तो ये है कुछ कोर कंसेप्ट जो कि चैप्टर 1 जो आप आर्य सवाल एक्सरसाइज 22 करोगे तो उसके लिए कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स की आवश्यकता होगी, जिसको हम लोग अभी करा दिए हैं। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इतना करने के बाद अभी इसमें जो भी कंफ्यूजन आपका होगा वो क्वेश्चन के थ्रू जब आप एक्सरसाइज 22 को बारीकी से देखिएगा तो आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा, एक्सरसाइज भी समझ में आ जाएगा, और एक्सरसाइज के बाद सॉल्व एग्जाम्पल का भी आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरा वेक्टर 100% कवर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सेकंड क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए आप अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पे।